अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर व्हाट इज़ गैस्ट्रिक पॉलिप्स। तो गैस्ट्रिक पॉलिप्स की बात की थी, उसमें मैंने आपको इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप क्या होता है, फंडी ग्लैंड पॉलिप और गैस्ट्रिक एडिनोमा इसके बारे में बताया था। तो आपसे गुजारिश है पहले आप वो वीडियो देखें। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बात जो करनी है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एडिनोकार्सिनोमा। जैसा कि नाम से जाहिर है, एडिनो का वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब होता है कि ट्यूमर ऑफ ग्लैंड, ठीक है। और कार्सिनोमा का मतलब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। एडिनो ग्लैंड कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ग्लैंड्स। और किसके ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला जो पॉइंट इसके बारे में वो ये है कि सबसे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ स्टमक की जो सबसे ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंसी जो इस वक्त पाई जाती है दुनिया में, वो हमारे पास है जी गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, जो कि तकरीबन 90% ऑफ ऑल कैंसर्स के अंदर 90% कैंसर अगर स्टमक के होंगे तो उसके अंदर अगर 100 केसेस होंगे स्टमक के कैंसर के, तो उसमें से 90% या 90 पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको एडिनोकार्सिनोमा होगा गैस्ट्रिक का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की, उससे पहले मैं बता दूं जो इसके सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के, उसमें हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के साथ रिजेंबल करते हैं, जिनमें डिस्पेप्सिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये अर्ली स्टेज के ऊपर डिटेक्ट नहीं होता, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं जो फिजिशियंस होते हैं कि यार इसको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ना हो, ठीक है। तो जब कैंसर के टिपिकल सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जिनके अंदर वेट लॉस, एनोरेक्सिया होता है, अल्टर्ड बाउल मूवमेंट, एनीमिया या हेमोरेजिस वगैरह ऐसी चीज़ें आना शुरू होती हैं, उसके बाद जब फर्दर इवेल्युएशन करवाई जाती है पेशेंट की, तो पता लगता है यार इसको तो एडिनोकार्सिनोमा है गैस्ट्रिक का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें अगर एपिडेमियोलॉजी की, तो सबसे ज़्यादा मोर कॉमन इन जापान। तो बात यह है कि जो इसका एपिडेमियोलॉजी का ताल्लुक जो है इसकी, वो ये है कि कैंसर का जो रिस्क है वो जियोग्राफिकली भी डिपेंडेंट होता है, जियोग्राफिकली भी वेरिएट करता है, ठीक है। तो जियोग्राफिकल जो कैंसर का रिस्क है जो जियोग्राफी के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा हायर चांसेस होते हैं, तकरीबन 20 टाइम मोर रिस्क है जो जापान के अंदर होता है एडिनोकार्सिनोमा का, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास चाइल्ड कोस्टा रिका और ईस्टर्न यूरोप के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं 20% एज कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ज्योग्राफिक रीजन्स हैं, तो इनमें कैंसर की प्रिवेंशन के लिए जो है वो मैस स्क्रीनिंग की जाती है। मैस स्क्रीनिंग क्या होती है? ये टॉपिक है कम्युनिटी मेडिसिन का, तो आई होप कि आप वहाँ पढ़ चुके होंगे। तो अच्छा, मैस स्क्रीनिंग की जाती है। अब ये जो मैस स्क्रीनिंग होती है ये एक कॉस्टली प्रोसीजर है और इसके अलावा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है। तो ज़्यादा इफेक्टिव ये उन रीजन्स में होती हैं जिनके अंदर 35% से ज़्यादा 35% से ज़्यादा प्रेवलेंस होती है कैंसर की, ठीक है। तो जो मैस स्क्रीनिंग उन रीजन में ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिनमें 35% से ज़्यादा केसेस होते हैं कैंसर के, जैसा कि जापान का रीजन है। जबकि अब ये जो अगर ऐसे रीजन्स जिनके अंदर 20% या 20% से कम कैंसर के केसेस होते हैं, चांस होता है या प्रेवलेंस होती है, तो उनके अंदर मैस स्क्रीनिंग इफेक्टिव नहीं होती। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि कॉस्टली एक प्रोसीजर है, इसके अलावा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है। तो ऐसे रीजन में करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद जो कैंसर है इसका जो रिस्क है वो सोशो इकोनॉमिक के साथ है। अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो पेशेंट का लो है तो उनमें कैंसर का रिस्क डिवेलप होने का चांस बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है? कि पुअर डाइटरी हैबिट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो इंसिडेंस है वो किन किन वजूहात की वजह से कम हो सकता है? इसका इंसिडेंस जो है कम हो सकता है अगर हम एच पाइलोरी का जो प्रेवलेंस रेट है उसको अगर हम कर दें, या एच पाइलोरी की इन्फेक्शन को अगर हम कम कर दें, तो इसका इंसिडेंस कम हो सकता है। रीज़न इसकी ये है कि एच पाइलोरी जो है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस करता है, और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस अगर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाए तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। अब ये सारी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वो वीडियोस देखें। उसके बाद अगर कंजप्शन ऑफ ऐसी डाइट्स, ऐसी डाइट जिनके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं, अगर उनकी कंजप्शंस कम कर दी जाए तो फिर भी प्रेवलेंस या इंसिडेंस कम हो सकता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का। अब कैंसर कॉन्टेनिंग कार्सिनोजेंस कॉन्टेनिंग डाइट्स कौन कौन सी होती हैं? उसमें हमारे पास एन नाइट्रोसो, ठीक है, जिसके अंदर बेंजोपायरिन। अगर ऐसी डाइट जिनके अंदर एन नाइट्रोसो या बेंजोपायरिन होगा तो वो कार्सिनोजेनिक डाइट होगी। उसके अलावा
स्मोकिंग के अंदर भी कार्सिनोजेंस होते हैं, अगर उसको हम कम कर दें तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का चांस कम हो सकता है। इसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं फॉर फूड के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, अगर उनका जो यूजेज कम कर दी जाए तो एडिनोकार्सिनोमा का चांस कम हो सकता है, क्योंकि आज के दौर के अंदर रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं, तो अब ये वाले जो प्रिजर्वेटिव्स हैं इतने ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का चांस कम होता जा रहा है। अच्छा, और बात यह है कि अगर हम कंजप्शन ज़्यादा करते हैं या कंजप्शन ज़्यादा करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, ठीक है, तो उससे प्रेवलेंस इंसिडेंस कम हो सकता है एडिनोकार्सिनोमा का, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करते हैं और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का चांस को कम करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये चीज़ें आज के दौर के अंदर अपनाई जा रही हैं तो उससे क्या हुआ है, इन चीज़ों को अपनाने के बाद तो हुआ ये है कि स्टमक का जो कैंसर है उसके अंदर रिडक्शन आ गई है। इन चीज़ों को अपनाने के बाद आज के दौर में स्टमक के कैंसर में रिडक्शन आ गई है। लेकिन जो अहम बात यह है कि जो स्टमक का रीजन है ना, कार्डिक रीजन ऑफ स्टमक, उसका कैंसर जो है उसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, जबकि बॉडी फंडस और से जो नीचे वाले रीजन्स हैं उनका जो इंसिडेंस है वो कम होता जा रहा है। अब ये कार्डिक रीजन है उसका जो इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है, उसमें रीज़न ये है कि जो आज के दौर के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो स्टमक की डिजीज़ है जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास जो है वो गैस्ट्रिक एसिडिटी है, जिसकी वजह से जर्ड हो सकता है। जर्ड, व्हाट इज जर्ड? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। अब ये जर्ड क्या करता है, एसिडिटी, जर्ड की वजह से एसिडिटी हो जाती है लोअर इसोफेगस में, वहाँ का जो मेटाप्लेजिया जो है वो जो वहाँ का एपिथेलियम है उसकी मेटाप्लेजिया हो सकती है, तो इस वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो कार्डिक रीजन जो है स्टमक का, उसका कैंसर का इंसिडेंस रेट बढ़ता जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है, जर्ड है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ लेंगे तो ये लिखा हुआ कि जो गैस्ट्रिक कैंसर्स होते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर्स तो वो 85% 20वीं सदी के अंदर 85% उनके अंदर ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन बात करें कैंसर ऑफ गैस्ट्रिक कार्डिया जो है वो राइज करता जा रहा है, क्योंकि क्रॉनिक जर्ड की वजह और ओबेसिटी, दूसरी रीज़न है ओबेसिटी और एक है क्रॉनिक जर्ड, इसकी वजह से जो है एडिनोकार्सिनोमा किसका, गैस्ट्रिक कार्डिया का राइज करता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो देखें बात यह है कि जो हमारे पास पैथोजेनेसिस है उसके अंदर कुछ कॉजेज होती हैं। एक हमारे पास हेरिडिटरी कॉज होती है जो कैंसर कर सकती है। हेरिडिटरी मतलब पैदाइश से पहले ही कोई जेनेटिक फॉर्मेशन हो सकती है, जेनेटिकली अगर म्यूटेशन हो सकती है वो कॉज कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास स्पोरेडिक कैंसर्स भी होते हैं। स्पोरेडिक कैंसर्स के अंदर दो टाइप होते हैं, डिफ्यूज टाइप कैंसर्स और इंटेस्टाइनल कैंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेरिडिटरी कैंसर्स किस वजह से होते हैं, तो अगर जर्म लाइन म्यूटेशन हो जाए CDH1 जीन की, जर्म लाइन म्यूटेशन हो जाए CDH1 जीन की और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए CDH1 जीन का, तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। अब CDH1 जीन क्या होती है, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो है इनकोड करती है एक प्रोटीन को जिसका नाम है ई कैडरीन प्रोटीन, ठीक है। अब ये ई कैडरीन प्रोटीन को जो इनकोड करती है, अब ई कैडरीन प्रोटीन क्या होती है, इसका जो मेन फंक्शन ये है कि देखें ये हमारे पास लेट्स सपोज दो एपिथेलियल सेल्स हैं। अब ये दो एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके दरमियान में दोनों को टाइट जंक्शंस के तौर पे एक्ट करती है और दोनों को एक दूसरे के साथ एडहेयर करके रखती है। इसका मेन फंक्शन ये है ये जो प्रोटीन एडहेयर करके रखती है, तो ये हमारे पास ई कैडरीन प्रोटीन है, ठीक है। तो ई कैडरीन प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि ये दो एपिथेलियल सेल्स को इंट्रा एपिथेलियल अटैचमेंट करवाती है, दोनों एपिथेलियल सेल को जोड़ के रखती है, ठीक है। अगर CDH जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसका फंक्शन लॉस हो जाए तो ये ई कैडरीन कम बनेगी, जब ये कम बनेगी तो ये कम कैंसर सेल्स को रोक कर रखेगी, तो जो है एपिथेलियल सेल्स को बाइंड नहीं करेगी, एक दूसरे के साथ जोड़ के नहीं रखेगी, तो जिसकी वजह से ये सेल अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह पर जा सकते हैं, ठीक है। जब ये दूसरी जगह पर जाते हैं तो इन्वेजन होती है, तो ये एक साइन है किसका, ये करेक्टर है किसका, हमारे पास कार्सिनोमा का एक करेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो ये है कि अगर स्पोरेडिक कैंसर्स हो जाए, अब स्पोरेडिक कैंसर्स वो कैंसर्स होते हैं जो बर्थ से पहले नहीं होते, मतलब वो जिंदगी के अंदर बाद के अंदर वो डेवलप करते हैं। कुछ ऐसे कैंसर, जर्म लाइन कैंसर्स वो होते हैं पैदाइश से पहले ही मौजूद होते हैं, क्योंकि म्यूटेशन अगर पैदाइश से पहले हो, यानी पैदाइश से पहले अगर म्यूटेशन हो जाए उसके बाद पैदाइश होने के बाद कैंसर डेवलप करते हैं, उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी कैंसर्स। अगर पैदाइश से पहले कोई म्यूटेशन ना हो, पैदाइश तक बच्चा नॉर्मल हो, उसके बाद दुनिया में आने के बाद उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए,
उसकी जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो उस वक्त जो डिजीज होगी या कैंसर डेवलप करेगा उसको हम कहेंगे स्पोरेडिक गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो टाइप से हो सकते हैं, एक हमारे पास डिफ्यूज टाइप का हो सकता है, दूसरा हमारे पास गैस्ट्रिक जो इंटेस्टाइनल टाइप का हो सकता है। अगर हम डिफ्यूज टाइप की बात करें तो डिफ्यूज टाइप के अंदर भी वही होता है कि ऐसी जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से लॉस ऑफ ई कैडरीन होगी, जो कि किस स्टेप है डेवलपमेंट के अंदर, कैंसर के डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। ई कैडरीन होगी वही वो इंट्राएपिथेलियल जो है एडहीजन नहीं कर पाएगी, तो एपिथेलियल सेल अपनी जगह छोड़ देंगे और दूसरी जगह पर इन्वेट करके चले जाएंगे, जो कि हॉलमार्क है कैंसर का। अच्छा, ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन CDH प्रोटीन जो है, जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसकी वजह से जो स्पोरेडिक कैंसर्स होते हैं डिफ्यूज टाइप के, तो हमारे पास 50% कैंसर इसकी वजह से होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है कि हाइपरमिथाइलेशन ऑफ एंड साइलेंसिंग ऑफ CDH प्रोमोटर। अच्छा, अब कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं डीएनए के अंदर जो कि इनकोड नहीं करते, डीएनए जो कि इनकोड किसी प्रोटीन को नहीं करते, और नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, लेकिन वो जो है स्पेसिफिक जीन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को प्रमोट करते हैं। अच्छा, रीजन देखिए, मैं अगर डायग्राम के जरिए समझाऊं तो लेट्स सपोज कि हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए है, यहाँ पर जीन सीक्वेंस है, ये देखें ये जीन सीक्वेंस है, ये जीन सीक्वेंस है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इतना रीजन जो है ना डीएनए का, इसने सिर्फ कोड करना है, यहाँ से बननी है हमारे पास प्रोटीन, और वो प्रोटीन है हमारे पास कौन सी प्रोटीन थी, वो थी हमारे पास ई कैडरीन प्रोटीन, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जो ये ई कैडरीन प्रोटीन थी, और ये जीन कौन सी है, CDH जीन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रीजन है, ये रीजन है प्रोमोटर का, वो क्या करता है, यहाँ से जो सिग्नल भेजता है इंजीन को, ठीक है, इंजीन्स को सिग्नल भेजता है और प्रमोट करता है इंजीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को प्रमोट करता है ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रोमोटर रीजन। अच्छा, अब अगर इस प्रोमोटर रीजन की हाइपरमिथाइलेशन हो जाए, इस प्रोमोटर रीजन की हाइपरमिथाइलेशन हो जाए, तो ये जब हाइपरमिथाइलेशन होती है तो ये साइलेंस कर जाता है प्रोमोटर, ठीक है। जब प्रोमोटर का फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, ये तो ये वाला जो रीजन है ये इस रीजन को प्रमोट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को प्रमोट नहीं कर पाएगा। जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी तो हमारे पास ई कैडरीन नहीं बनेगी, जब ई कैडरीन नहीं बनेगी तो वही हमारे पास होगा कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इंट्राएपिथेलियल एडहीजन का फंक्शन खत्म हो जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है BRCA2 म्यूटेशन। अब ये जो BRCA2 म्यूटेशन है ये भी हमारे पास स्पोरेडिक गैस्ट्रिक कैंसर कर सकती है डिफ्यूज टाइप का, ठीक है। ये BRCA2 म्यूटेशन जो है आपने ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर भी पढ़ी होगी, ठीक है, जो बाकी सारी डिटेल उसकी वहां पर ज्यादा, बस आप इतना याद कर लें कि BRCA2 म्यूटेशन भी स्पोरेडिक कैंसर कर सकते हैं डिफ्यूज टाइप का, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है स्पोरेडिक कैंसर जो है गैस्ट्रिक कैंसर इंटेस्टाइनल टाइप। अब डिफ्यूज टाइप और इंटेस्टाइनल टाइप में फर्क है कि जो डिफ्यूज टाइप है ना, उसके अंदर सेल डिफ्यूज करके डिफरेंट रीजन्स के अंदर चला जाता है, स्टमक के पूरे स्टमक को कवर कर लेते हैं, फैल जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब भी फैलना होता है, जबकि जो इंटेस्टाइनल टाइप है उसका स्टमक का एक स्पेसिफिक रीजन जो है, स्टमक का स्पेसिफिक रीजन उसके जो गैस्ट्रिक उसके जो एपिथीलियम है, गैस्ट्रिक के एपिथीलियम है, स्पेसिफिक रीजन की जो एपिथीलियम है स्टमक की, उसके अंदर जो है उसकी एपिथीलियम चेंज करके मेटाप्लेजिया हो जाएगा और इंटेस्टाइनल टाइप एपिथीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और ये डिफ्यूज्ड डिजीज नहीं होती, वो एक स्पेसिफिक रीजन पर ही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन APC जीन जो होती है, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई, एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन होती है, जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है तो ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएगा। जब ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा तो स्प्रेशन नहीं होगी, सेल ओवर ग्रोथ हो जाएगी, जिससे कैंसर डेवलप कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन जीन जो कि इनकोड करते हैं बीटा कैटेनिन्स को, ठीक है। तो बीटा कैटेनिन जो है एक उनको जीन है, प्रोटॉन को जीन है, ठीक है। जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो इसका गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगी बीटा कैटेनिन के अंदर, तो ये ओवर एक्सप्रेस करेगी जीन। जब ओवर एक्सप्रेस करेगी तो इसके अंदर से ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे बीटा कैटेनिन के, जो कि जो सेल ग्रोथ को और सेल प्रोलिफरेशन को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कॉज होती है H. pylori इन्फेक्शन, जो कि बॉडी के अंदर होता है स्टमक की, ठीक है। H. pylori इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर होता है स्टमक की, तो ये हमारे पास म्यूकोजल इंट्रोफी कर देता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करता है और वहाँ पर म्यूकोजल एट्रोफी कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाता है और एडिनोकार्सिनोमा होता है। ये ज़्यादा पूरा प्रोसीजर मैंने आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर समझाया था, तो आप वो वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको वहाँ ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं जल्दी मैं आपको स्टेप बता दूंगी, ठीक है। तो किस तरह H. pylori का इन्फेक्शन अब बॉडी में हो जाए तो म्यूकोजल एट्रोफी होगी, बॉडी के जो म्यूकोजा है उसकी एट्रोफी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वहां पर होने की वजह से। उसके बाद ये होगा कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया वहां का जो एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा इंटेस्टाइनल टाइप के अंदर, जिससे एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस एप्स्टीन बार वायरस जो भी 10% कैंसर कॉज कर सकता है, लेकिन इसका जो रोल है अनडिफाइंड रोल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।